हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद मुशाहिद चैनल में। मैं मुशाहिद आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, UPSSC PET एग्ज़ाम की सीरीज़ चल रही है। इसमें 7वां आज टेस्ट होगा, प्रैक्टिस सेट 7। उससे पहले एक बात करना चाहेंगे कि आप लोग जो वीडियो देखते हैं उसके बाद सेंड ज़रूर करा करें अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को, और वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे कि अपना परिवार बड़ा हो और जो लोग इस चीज़ की नीड है उनका भी भला हो। तो ठीक है, हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल आपको लिए सरलीकरण का है, जो a की घात 3 माइनस b की घात 3 पर आधारित है। तो पहला क्वेश्चन कहता है 734 गुणा 734 गुणा 734 माइनस 127 गुणा 127 इंटू 127। नीचे दिया है 734 गुणा 734 प्लस 734 गुणा 127 प्लस 127 गुणा 127। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 607 861 607 1861 अपॉन है, इसमें डी ऑप्शन है, इसमें से कोई नहीं। तो हम सवाल को लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लिखते हैं 374 इंटू 374 इंटू 374 माइनस 127 इंटू 127 अपॉन में क्या है 34 इंटू 34 इंटू 34 प्लस 734 127 प्लस 127 इंटू 127। तो इसमें 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से आप देख लेना कौन सा विकल्प आपको कौन सा सही लगता है, वही अपना उतार लेना। स्क्रीन पर आपको जो सवाल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूं, इसमें a की घात 3 b की घात 3 का फॉर्मूला लगा दे रहा हूं। ऐसा ही सवाल मैंने पहले ही जो सेट कराया था प्रैक्टिस सेट, उसमें भी यही कराया है और इस पर आधारित ज़रूर सवाल आते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसका फार्मूला हो गया a प्लस बी, a माइनस बी की घात 3। तो ये आता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस a की घात 3 उल्टा हो गया, a की घात 3 माइनस b की घात 3 वाला फार्मूला है। ये आता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर माइनस वाला फार्मूला है तो उसमें प्लस आता है और प्लस वाला फार्मूला है तो उसमें माइनस आता है। तो इस वाले की जगह मैं इस चीज़ को ऐड कर दूं, a की जगह कितना आएगा 734 और b की जगह कितना आएगा 127। तो ये हो जाएगा मेरा 734 माइनस 127 और यहाँ पर हो जाएगा 734 का स्क्वायर माइनस प्लस 734 इंटू 127 इंटू 1 प्लस 127 का स्क्वायर। नीचे जो लिखा गया है वो लिख दूंगा 734 का स्क्वायर प्लस 734 इंटू 127 प्लस 127 का स्क्वायर। इस पूरी चीज़ से इस पूरी चीज़ को काट दूंगा तो आंसर कितना बचेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बस। माइनस वाला फार्मूला है, माइनस वाला ही है। अब इसमें 734 में से 127 को घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 14 में से 7 के 7 बचे, ठीक है। यहाँ रह गया 3, 2 में से 2 गया 0, ठीक है, और 7 में 6 गए 607। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके 4 विकल्प दिए 607, 861 और 807, 607 बटे 861 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन जो है 607 है दोस्तों, वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, आराम से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इसमें है माइनस के 1 अपॉन 512 की पावर माइनस के 2/3 का मान है। इसका पहला ऑप्शन है ए माइनस 1/64, दूसरा 1/64, तीसरा -64, डी है 64। तो इन 4 विकल्पों में से एक क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। इसके लिए दूसरा ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 512 की पावर माइनस के 2/3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा का मान है। इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अगर मैं पलट देता हूँ तो मेरी पावर पलट जाती है। तो मैं इसको पलट देता हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया इसमें यहाँ पर माइनस 512 की घात 3/2
जब ये संख्या पलट जाती है तो वो जो घात होती है वो भी पलट जाती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ -8 की पावर 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/2। सॉरी गलत हो गया, 1 मिनट रुकना। इसको मैं लिख सकता हूँ -512 की पावर 8 की पावर 3 की पावर -2/3। ठीक, तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ -1/8 की पावर कितनी हो गई 1/3 और यहाँ पर ये 3 पावर है तो ये गुणा में -2 हो जाएगा। 3 से दोस्तों 3 कट जाएगा क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी तो आ जाएगा मेरा -8 की पावर -2। अब दोस्तों मैं अब इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो सिर्फ मेरा माइनस हट जाएगा। जब माइनस हट जाएगा तो कितना आ जाएगा -8 की पावर 2 और इसका कितना हो जाएगा 64 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, डी आंसर इसका करेक्ट है। दूसरा उस तरीके से भी हम कर सकते हैं इसको मतलब ये होगा, मैंने कराया था 512 की पावर 2/3 हो जाएगा और यहाँ पर कितना होगा -8 की पावर 3 की पावर कितना 2/3, 3 से 3 कट गया तो -8 की पावर कितना बचा 2 बचा, 8 × 64 हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं हम सवाल को और इस तरीके से भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से। बस आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हम नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाते हैं तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब क्या बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है जो घात के ऊपर लगा होता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों के। आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। आपकी स्क्रीन पर मीना तथा मीरा की आयु का अनुपात 4:3 है तथा उनकी आयु का योग 28 है। दोस्तों इसमें सुधार कर लेना, इसमें आयु का योग 28 है तथा 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। एक तरफ कौन है, मीना है और एक तरफ कौन है, मीरा है। ठीक है दोस्तों, मीना तथा मीरा की आयु का अनुपात 4:3 है तो इनकी आयु का अनुपात कितना है 4:3 है तथा अब इन दोनों की आयु का जो योग है वो कितना है 28 है। कितना है दोस्तों 28 है। रेशियो में इनका योग कितना है 7 है और यही योग कितने के बराबर होगा 28 के। 7 चौक कितने होंगे 28 के, 4 के बराबर हो गया। 1 बराबर 4 के, इसका मतलब 4 की वैल्यू कितनी हो गई 16 और यहाँ पर 3 की वैल्यू कितनी हो गई 12। मैंने दोनों को जोड़ दिया तो 28 साल हो गए। ठीक है, यही मुझे करना था। अब आगे सवाल कह रहा है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 8 साल मैं इसमें जोड़ दूं और 8 साल मैं इसमें जोड़ दूं तो ये तो 20 साल का हो जाएगा और ये 24 साल का हो जाएगा। काट दूं तो कितना आ जाएगा 4 × 24, 4 × 20, 6:5 इसका करेक्ट आंसर। इसका बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। सवाल आसान है, इसी तरीके के पेपर में भी आएंगे। आपको भी इतना ही डायरेक्ट सोचना है, डायरेक्ट सवालों को करना है। जिस तरीके से जिस मेथड से मैं समझा रहा हूँ उसी तरीके से करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चौथा सवाल है, इसको आराम से उतार लीजिए। इनकी आयु का जो अनुपात था वो योग में बदल गया, वो कितना हो गया 28 हो गया। 1 की वैल्यू 4 हो गई, 4 से मैंने मल्टीप्लाई करा दी 16 हो गया और 4 यहाँ कितना हो गया 12 हो गया। अब देखो 16 और 12 28 होते हैं, इसका मतलब मेरा आंसर ठीक है। अब 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो 16 में 8 जोड़ दूंगा तो 24 होते हैं, 12 में 8 जोड़ दूंगा तो 20 होते हैं। रेशियो निकालना है, 4 से कट जाएगी, 4 से 24, 4 × 5 20, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पांचवा सवाल कह रहा है किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों व उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि उनके पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु है। दोस्तों ठीक है, 6 पुत्रों की औसत आयु इसने दे दी 8 वर्ष। पुत्रों व उनके माता पिता को मिलाकर औसत आयु कितनी है 22 वर्ष।
यदि उनका पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु पूछिए। अच्छा सवाल है दोस्तों, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। आगे मैं इसको कराता हूँ। बढ़ते हैं सवाल की तरफ। आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, आगे मैं कराता हूँ। माना माता की आयु, माता की आयु दोस्तों, अगर माता की आयु पता होगी तभी हम पिता की आयु निकाल पाएंगे, क्योंकि पिताजी क्या हैं, बड़े हैं, 8 साल बड़े हैं। तो पिता की आयु कितनी हो गई दोस्तों? पिता की आयु हो गई x + 8, 8 साल बड़े हो गए। अब मैं निकालता हूँ पुत्रों की आयु, पुत्रों की आयु का योग निकालता हूँ। पुत्रों की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? पुत्रों की आयु 6 पुत्र हैं और 6 पुत्रों की औसत आयु 8 है। इसका मतलब 6 की 8 साल है। तो कितनी हो जाएगी? 6 × 8 = 48 साल। इसका मतलब ये पुत्रों की आयु कितनी हो गई? 48 साल। अगर मैं सबको जोड़ दूँ, मैं कहूँ माता पिता और पुत्र सबकी आयु कितनी होगी? पुत्रों व माता पिता की आयु तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 48 + x + x + 8, इसका मतलब 56 + 2x हो जाएगी या नहीं हो जाएगी दोस्तों? हो जाएगी। अब कैंडिडेट कितने हो गए? 8 लोग। 6 तो कितने थे? 6 पुत्र थे, ठीक है। 6 पुत्रों की आयु का योग कितना था? 48 साल। माता पिता भी मिला दिए तो 8 कैंडिडेट हो गए। तो हम कैसे निकालेंगे इसको? इसको ऐसे निकालेंगे। अब हमें दिया है इन्होंने, इन सब की औसत आयु कितनी है? 22 वर्ष है और इनकी आयु का योग कितना है? 56 + 2x है बटे 8। 8 से गुणा करा दूंगा तो कितना है? 176। यहाँ पर आ जाएगा 56 + 2x। इससे इसको घटा दिया तो कितना आया? 120। 120 बचा और यहाँ आ गया 2x। 2 से काट दिया तो कितना आ गया? 60। तो x की वैल्यू 60 है। तो पिताजी कितने होंगे? 68 के। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो गया, 60 वर्ष। अब इतना झमेला करना बड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो हम इसको शॉर्टकट में निपटाते हैं, ठीक है। हम इसको करते हैं शॉर्टकट विधि से। ये तो आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अगले इसको शॉर्ट मेथड से कराता हूँ। कुछ नहीं करना है दोस्तों, पहले 6 पुत्रों की आयु निकाल लेना है। 6 पुत्रों की आयु कितनी आ जाएगी दोस्तों? आपको पता है कि औसत संख्या से गुणा हो जाती है तो उसका क्या निकल आता है? योग निकल के आता है। तो कितना आ जाएगा? 6 × 8 = 48 आ जाएगा। आ गया। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। ऐसे ही यहाँ पर 8 लोग हो गए और 22 औसत हो गया तो कितना आ गया? 176 आ गया। लेकिन अभी भी दोस्तों इसमें क्या रह गया है? 8 साल जो बढ़ती थी उसको और जोड़ देना है। तो 8 साल बढ़ती थी, वो बड़े थे तो कितना आ गया? 56 आ गया। अब यहाँ पर माता और पिता 2 लोग बढ़ रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो 176 तो इनकी टोटल थी सबकी, और 56 मैंने घटा दिया, डिवाइड बाई कितना कर दिया? माता और पिता को। तो कितना आ गया यहाँ पर? यहाँ पर आ गया 156, 120 बटे 2, 2 से भाग दे दिया, कितना आ गया? 60 साल। ये 60 साल की माता हो गई, 8 साल बड़े हैं पिताजी तो कितने हो गए? 68 साल के। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो अपनी बुद्धि को यूज़ करके हम उसके शॉर्टकट्स भी बना सकते हैं, उसको कर भी सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिक आना चाहिए, बेसिक आएगा तब आप एडवांस बनेंगे, तब आप शॉर्ट ट्रिक बना पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले, ठीक है। अब आगे देखिए, अगला सवाल कह रहा है किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या में 80% की कमी हो जाती है, तो संख्या का 40% क्या है? ठीक है। पहला ऑप्शन है 6.4, दूसरा 7.5 और सी है 3.5 और डी है 9। ठीक है दोस्तों, आप इसको स्क्रीन पर है और इसको देखिएगा और इसको हल करिएगा, ठीक है। किसी संख्या, माना संख्या क्या हो सकती है? मैंने मान लिया x है, ठीक है। अब इसमें से मैं 15 घटा दूं तो जो संख्या है वो 80% कम हो जाती है। इसका मतलब कितनी रह जाती है? 20% रह जाती है। दोस्तों
अगर मैं किसी भी संख्या को उसकी डायरेक्ट परसेंटेज से घटा देता हूँ तो जो रिमेनिंग परसेंटेज आता है वो उसी संख्या का बचा हुआ भाग आता है। अगर सवाल कह रहा है कि 80% क्या होगा दोस्तों, कम हो गई, तो 100 में से 80% घटा दो तो कितनी बची, 20% बची होगी, वो मैंने 20% लिखा है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, 20 पंजे 100, तो कितना आ गया, 1/5 आ गया। इसको मैं इधर ले आया, x माइनस x/5, क्योंकि इधर लाऊंगा x/5 को इधर रह जाएगा और इधर आ जाएगा 15। मैंने इसको घटा दिया तो कितना आ गया, 5 एकम 5, 5 में से गया 4, तो 4x बटे कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 15। 15 पंजे कितने होते हैं, 75 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं, 75 होते हैं। x बराबर 70/4। लेकिन सवाल ये कह रहा है उसी संख्या का 40% बताओ मुझे। कितना बताना है मुझे, उसी संख्या का 40%। तो 40% कितना हो जाएगा, 40/100। 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से 4 कट गए, और 10 से मैंने इसको भाग दिया तो 7.5। तो आंसर नंबर कौन सा हो गया दोस्तों, बी इज़ द करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ये थे मैथ के 5 सवाल दोस्तों। अब बढ़ते हैं रीजनिंग के सवालों की तरफ, आगे भी हम पढ़ते हैं। कल से दोस्तों मैं क्या लाऊंगा, आपको हिंदी के 5 क्वेश्चन भी लाऊंगा जो सब्जेक्टिव व्याकरण से आने वाले हैं। ठीक है, अभी तक तो मैथ रीजनिंग चल रहा था, अब हिंदी के सवालों को भी इसमें ऐड किया जाएगा। उसमें समास भी होंगे, ठीक है, संधि भी होगी, और भी चीज़ें होंगी, उनसे नोट कर रह जाएंगे। ठीक है, फिलहाल तो मैथ तो चल ही रहा है। आगे कह रहा है, देखो 2 कथन दिए गए हैं, इसके बाद निष्कर्ष 1 2 3 4 दिए गए हैं। इन कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे आम तौर पर ज्ञात तथ्यों के साथ विचरण करते हों, यह निर्णय लेते हैं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। कोई भी व्यक्ति पब्लिक नहीं है, कथन में है कुछ पब्लिक नागरिक हैं। निष्कर्ष कहते हैं कोई भी पब्लिक व्यक्ति नहीं है, कुछ नागरिक व्यक्ति नहीं हैं, कुछ नागरिक पब्लिक हैं, और चौथा है कुछ व्यक्ति नागरिक हो सकते हैं। और 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें, ठीक है, उनको देख लेना। तो सही है, आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा और क्वेश्चन को पढ़ भी लिया होगा अच्छे से। अब मैं इन सवालों को इसको कराता हूँ। तो पहला सवाल कह रहा है, कथन कोई भी व्यक्ति पब्लिक नहीं है। कोई भी व्यक्ति पब्लिक नहीं है, मैं चित्र बना रहा हूँ डायरेक्ट कथन के हिसाब से। कोई भी व्यक्ति, ये हो गया व्यक्ति, क्या नहीं है, पब्लिक नहीं है। कोई भी व्यक्ति कौन नहीं है, पब्लिक नहीं है। आगे कह रहा है कुछ पब्लिक नागरिक हैं। यहाँ पर कितने हैं, कुछ पब्लिक नागरिक हैं। कौन है दोस्तों, कुछ पब्लिक नागरिक हैं। इसको समझते हैं। आगे निष्कर्ष कह रहा है, अब इस चित्र को मैंने बना लिया, जनरेट कर लिया, तब फिर मुझे क्या करना है, अब इसका आंसर निकालना है। आंसर निकालने के लिए पहला कथन पढ़ना है, कोई भी पब्लिक व्यक्ति नहीं है। कोई भी पब्लिक व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो कोई भी पब्लिक व्यक्ति नहीं है। आगे कह रहा है कुछ नागरिक व्यक्ति नहीं है। कुछ नागरिक व्यक्ति नहीं है, ये भी करेक्ट है भैया। ठीक है, आगे पढ़िए। आगे कह रहा है कुछ नागरिक पब्लिक हैं। कुछ नागरिक पब्लिक हैं, हाँ हैं, बिल्कुल सही आंसर है। आगे कह रहा है दोस्तों कुछ व्यक्ति नागरिक हो सकते हैं। कुछ व्यक्ति नागरिक हो सकते हैं। नागरिक हो सकते हैं क्योंकि इसने कोई भी ऐसा नहीं दिया है कि नागरिक ना हो, उसने कोई कंडीशन ऐसी नहीं दी है। नागरिक हो सकते हैं क्योंकि वो संभावना को क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। जब संभावना को व्यक्त कर रहा होता है, अगर कोई चीज़ रियल वास्तविक में होती है तो वो गलत होती है, और जिसकी संभावना होती है जो रियल में नहीं होती है लेकिन उसकी संभावना हो सकती है, वो सही होती है। इस चीज़ को नोट करके रख लेना आप लोग। यहाँ पर क्या है दोस्तों, रियल में नहीं है पर उसकी संभावना है कि हो सकती है। ठीक है, तो आंसर नंबर किसके क्या हो गए, चारों विकल्प सही हो गए। तो डी आंसर इसका करेक्ट है, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। सवाल अच्छा था, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ठीक है, नहीं आया है तो कमेंट में बताओ। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहे हैं 4 मित्र ABCD एक ही इलाके में रहते हैं। B का घर A के घर के पूर्व में है,
लेकिन सी के घर के उत्तर में है। सी का घर डी के घर के पश्चिम में है। डी का घर ए के घर की दिशा किस दिशा में है? दक्षिण पूर्व 4 विकल्प हैं, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, पूर्व और डाटा अपर्याप्त। तो ठीक है, करते हैं सवाल को भी और आराम से अपने पढ़ लिया। 4 मित्र दे दिए ए बी सी डी। ठीक है, आगे कह रहा है बी का घर ए के घर के पूर्व में है। बी का जो घर है वो ए के घर के किधर है? पूर्व में है। मैंने कह दिया ये डायरेक्शन सबसे पहले मैंने बना ली। ये पूरब दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा होती है, ठीक है, ये उत्तर दिशा होती है, ठीक है, और ये दक्षिण दिशा होती है। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आ गया। दिशाएं तो आपको पता भी है। ठीक है, थोड़ा पानी लेने गया था, प्यास लगने लगी यार। अब जान पड़ी, प्यास लगी थी बहुत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, छोड़ो इन बातों को, प्यास तो लगती ही रहती है। ये क्या है? ये पश्चिम, ये उत्तर, पूरब। अब सवाल ये कह रहा है कि बी का जो घर है वो ए के घर के पूरब में है। इसका मतलब ए का घर इधर है तो बी का घर तभी तो पूरब साइड में होगा, होगा नहीं होगा? ठीक है, आगे क्या कह रहा है? लेकिन सी के घर के उत्तर में है। अब सी के घर के उत्तर में कब होगा? जब सी यहाँ पर होगा तभी तो सी के घर के उत्तर में होगा। बिल्कुल राइट है। आगे क्या कह रहा है? सी का घर डी के घर के पश्चिम में है। डी का घर जब दोस्तों किधर होगा? इधर होगा तभी तो ये पश्चिम की तरफ होगा। हो गया। अब पूछ रहा है जो ए का घर है वो डी के घर के सापेक्ष में कौन सी दिशा में है? सॉरी, डी का घर ए के घर के सापेक्ष में किस दिशा में है? तो बिल्कुल राइट आंसर भैया, ये यहाँ से यहाँ तक ही तो देखा जाएगा। और ये डायरेक्शन दोस्तों कौन सी होती है? ये होती है दक्षिण और पूरब, इसके बीच की। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ए इसका आंसर हो गया। दक्षिण पूरब इसका आंसर हो गया। ठीक है, दक्षिण पूरब क्या हो गया इसका? दक्षिण पूरब इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए, आराम से आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा देता हूँ इन सवाल को। आगे कह रहा है एक निश्चित कोड में भाषा में 786 का अर्थ 786, ठीक है मैं बाद में कराता हूँ। 786 का अर्थ है स्टडी वेरी हार्ड। ठीक है, 958 का अर्थ है हार्ड वर्क पेज, और 645 का अर्थ है स्टडी एंड वर्क। वर्क के लिए निम्न में से कौन सा कोड प्रयोग होगा? इसके 4 विकल्प हैं 8, बी आंसर है 6, सी आंसर है डी और डी आंसर है 5। इसके जो विकल्प हैं दोस्तों अगले वाले सवाल जो मैंने लिखा है उसमें गए हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर अपने जब सवाल लिखें उसके बाद में इसके विकल्प ज़रूर लिख लें। पहला ऑप्शन ए 8, दूसरा ऑप्शन बी 6, तीसरा ऑप्शन सी 7 और डी ऑप्शन इसका 5। तो 786 का अर्थ है स्टडी वेरी हार्ड। ठीक है, आगे कह रहा है 758 का कोड 958 हार्ड वर्क पेज, हार्ड वर्क पेज। ठीक है, राइटिंग तो समझ में आ रही होगी। 645 का अर्थ है 645 का अर्थ है स्टडी एंड वर्क, स्टडी एंड वर्क। ठीक, मैंने कहा मुझे किसका कोड बताना है? वर्क का कोड बताना है। जब मुझे वर्क का ही कोड बताना है दोस्तों तो इसी पे सर्किल करो ना। इस पे सर्किल करोगे तो इसमें क्या मिलेगा? 5। तो आंसर क्या हो गया? 5। आंसर क्या हो गया मेरा? 5 मेरा आंसर हो गया। बस आँख मीच के एक ही बार में क्वेश्चन निकल गया। तो आंसर नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये कहाँ से? ठीक है दोस्तों, ये रहा। ये अगला क्वेश्चन देखिएगा आप।
ये कह रहा है 6:30 बजे घड़ी एवं घड़ी में घंटे व मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 4, 20, 10, 18 और 15 मैंने इस सवाल को कर दिया डायरेक्टली 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस अल्फ़ा। यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने 11/2 मिनट की जगह यहाँ 30 लिख दिए और घंटे की जगह मैंने 6 लिख दिया। 3 6 कितने होते हैं 18 होते हैं, 15 15 165 होगा। अगर मैंने इसमें से इसको घटाया तो माइनस के 15 बचे, माइनस वाला को एंगल ले लिया, कट गया तो कितना आया 15 डिग्री। इसका मतलब 6:30 बजे कितने अंश का कोण बनेगा 45 डिग्री, 15 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। लास्ट सवाल है जो अगला सवाल देखिए दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि पुरस्कार पाने वाले पुरुष की ओर इशारा करते हुए सरोज ने कहा वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है, सरोज उस पुरुष से कैसे संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में दोस्तों पहला ऑप्शन है बेटा, दूसरा चचेरा भाई बहनोई और चौथा है भतीजा। तो इसके चाचा जी बना दिए मैंने और चाचा के बेटी बना दी और बेटी का ये कौन हो गया भाई हो गया, बेटी का कौन हो गया ये भाई हो गया। तो इसका कौन हुआ ये, जब इसके चाचा की बेटी है तो चचेरी बहन और इसका ये भाई है तो कौन हुआ चचेरा भाई। इसका मतलब बी आंसर चचेरा भाई, बी है बी आंसर चचेरा भाई इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये थे रीजनिंग और मैथ के सवाल। कैसे लगे आपको ज़रूर बताइए कमेंट में। कोई भी कमेंट नहीं करता, गलत बात तो आपकी ये है, कमेंट किया करो, मुझे बताया करो कि कैसी वीडियो लगी। ठीक है, और वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।